हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का बीपीएससी हैकर के इस यूट्यूब चैनल पे। और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से अपना रिवीजन और पढ़ाई कर रहे होंगे। 17वीं बीपीएससी के लिए हमने एक स्पेशल क्विक रिवीजन सीरीज शुरू किया है, जिसमें ये हमारा पॉलिटी का दूसरा वीडियो होने वाला है। एक वीडियो पहले से अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको पहले जरूर देख लीजिएगा। आपको बता दें कि ये हमने एक सीरीज शुरू किया है, जिसमें प्रत्येक वीडियो में 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हर सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे। तो अभी ये हमारा पॉलिटी का सेशन है, इसमें आपको 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और बिल्कुल 69वीं बीपीएससी के पैटर्न पे करेंगे, क्योंकि बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो पहला वीडियो जरूर देखिएगा। दूसरे वीडियो की तरफ चलते हैं और हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सवाल है, पुंछी आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2006, 2007, 2008, 2010। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है। देखिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखेंगे कि जनरली इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। आपको फंडामेंटल राइट्स वगैरह या ड्यूटी वगैरह से पूछ करके और काम जो है वो चला लेता था पहले बीपीएससी, लेकिन अब बदल गया है पैटर्न। अब थोड़ा सा आपसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछेगा, भले ही वो वन लाइनर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो पुंछी आयोग का गठन जो है वो 2007 में किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। केंद्र और राज्य संबंधों के ऊपर विवेचना करने के लिए इसका गठन जो है वो किया गया था। सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित ये एक आयोग था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किसी भी समिति या आयोग का जो नाम होता है वो उसके अध्यक्ष के नाम पे जनरली रखा जाता है। तो इसका अध्यक्ष का, इसका जो नाम है आयोग का, वो पुंछी आयोग नाम है। तो कहीं ना कहीं आयोग का नाम भी इसके अध्यक्ष के नाम से ही मिलता जुलता होगा। तो अध्यक्ष का नाम होगा, ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी इनका नाम था। ये ध्यान रखिएगा। इनकी अध्यक्षता में ये समिति बनी और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो 31 मार्च 2017 को पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपी थी केंद्र सरकार को। किस लिए बनाया गया था ये इंपॉर्टेंट है। तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित यह एक आयोग था। अगला सवाल है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य विधायी संबंधों की विवेचना की गई। अनुच्छेद 245 से 255 तक, 256 से 263 तक, 263 से 265 तक, 268 से 293 तक। बताइए, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच में जो विधायी संबंध है उसकी चर्चा कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक की गई है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो आप इसका आंसर क्या करते हैं बताइए। ठीक है, ऑप्शंस ध्यान से देख लीजिए और फिर जवाब दीजिए। देखिए, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप जानते हैं कि भाग 11 जो है ना, भाग 11, इसमें 2 अध्याय पढ़ने को मिलते हैं। 2 अध्याय कह लीजिए, या फिर इसमें 2 भाग हमें पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें पहला भाग होता है विधायी संबंध, और यह आपको आर्टिकल 245 से 255 तक इसकी चर्चा जो है वो मिल जाएगी। यानी केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी संबंध है वो अगर आपको पढ़ने हैं तो आप 245 से 255 आर्टिकल पढ़िएगा, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब ये तो हो गया पहला भाग, पहला अध्याय जो विधायी संबंध के रूप में है। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है प्रशासनिक 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 संबंध। ठीक है, अब ये सवाल पूछेगा कि ये बताइए, प्रशासनिक संबंध जो होता है वो फिर कौन से आर्टिकल से शुरू होता है और कहां तक जाता है? तो ये आर्टिकल 256 से शुरू होता है और आर्टिकल 262 तक जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना है कि 262 तक जब हमने पढ़ ही लिया है, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, पिछले क्लास में, कि आर्टिकल 263 जो है वो अंतरराज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है। इसकी सिफारिश किसने की थी? इसकी सिफारिश सरकारिया आयोग के द्वारा किया गया था। यह भी हमने आपको पिछले सेशन में जरूर बताया था। आपको अगर आपने वीडियो देखी है तो याद होगा कि सरकारिया आयोग जो है उसने सिफारिश किया था कि आर्टिकल 263 के द्वारा एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन जो है यहाँ पे होना चाहिए। तो 262 तक आपको प्रशासनिक संबंध जो है वो पढ़ने को मिलेगा भाग 11 के अध्याय 2 में। ठीक है, याद रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? 90वां, 91वां, 92वां या फिर 93वां? बताइए। आप इसका आंसर जो है वो कीजिए फटाफट से।
चलिए देखिए, अगर आप इसका आंसर 91वां संविधान संशोधन करेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और इसके द्वारा क्या किया गया था, इसके द्वारा आर्टिकल 75 में पहला क्लॉज जो है वो जोड़ा गया था, यानी आर्टिकल 75 में सब क्लॉज एक जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी में कहा गया कि मंत्री परिषद की जो टोटल संख्या है वो लोकसभा के टोटल सदस्यों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगा, इंक्लूडिंग पीएम। और यही रूल लागू होता है कहां पे, विधान मतलब स्टेट में जब मंत्री परिषद बनता है तो उसमें भी यही बात कहा गया है कि मुख्यमंत्री को शामिल करते हुए मंत्री परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा के 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी विधानसभा में जितने सदस्य हैं उससे 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे हम मुख्यमंत्री को शामिल करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से 75 नंबर आर्टिकल जब आप पढ़िएगा तो वास्तव में 75 नंबर आर्टिकल तो आपको ये बताता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। उसके बाद सब क्लॉज 1 में कहा जाता है कि ये वाला कि मंत्री परिषद की कुल सदस्य संख्या 15% से ज्यादा नहीं होगा। दूसरा नंबर इसमें और जोड़ा गया और उसमें आपको बताया गया कि जो मंत्री परिषद होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे पद धारण करेगा। यानी इसमें सवाल पूछता है कि ये बताइए व्यक्तिगत रूप से मंत्री जो है वो किसके प्रति जिम्मेवार होते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति। फिर इसके बाद में तीसरे नंबर में जोड़ा गया कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होंगे, और सेम ऐसे स्टेट में किसके प्रति, विधानसभा के प्रति। चौथे में जोड़ा गया कि राष्ट्रपति किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को मंत्री परिषद दे सकते हैं प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। अगर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि किसी व्यक्ति को मंत्री परिषद दिया जाना चाहिए, मंत्री का पद दिया जाना चाहिए, तो वो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन होता है कि 6 महीने के अंदर उनको किसी भी सदन का सदस्य बन जाना होगा। इसी में 5वां नंबर जो आर्टिकल है वो जोड़ा गया और ये कहा गया कि मंत्रियों का जो वेतन और भत्ता है वो संसद के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ये सारा चीज इसमें 75 नंबर में आपको पढ़ने को मिले। अगला सवाल है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। 257, 258, 355 या फिर 356। सवाल समझ लीजिए, कह रहा है कि कौन से आर्टिकल में यह बात लिखी गई है कि राज्य का जो कार्यपालिका शक्ति है उसका यूज ऐसे होना चाहिए कि सेंटर के कार्यपालिका शक्ति यानी संघ के कार्यपालिका शक्ति पे उसका प्रभाव या तो न पड़े या फिर उस पे कोई अड़चन ना आए, उसका कोई असर ना हो उसके ऊपर, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 257, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें भी क्या होता है, कभी कभी आपसे सवाल जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी ऑप्शन देकर पूछा जाएगा, और ऑप्शन में क्या करेगा 256 1, 256 2, 257 1, 257 2, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। तो ध्यान रखिएगा ये आर्टिकल 257 के 1 में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरीके से किया जाएगा ताकि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति पर इसका कोई असर न पड़े या फिर किसी तरीके का अड़चन न पैदा हो, ठीक है। अब इसी तरीके से 355 हमने पढ़ा। 355 में आप जानते हैं कि लिखा हुआ है आर्टिकल 355 में कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह विद्रोह के समय, आंतरिक विद्रोह हो या फिर बाह्य युद्ध हो, उसके समय में राज्यों की रक्षा करे। तो संघ का ये ड्यूटी यहाँ पे बताया गया है। आर्टिकल 356 ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। इसमें आपको जो राज्य में संवैधानिक तंत्र जब विफल होता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये सारा चीज आपको 356 में मिलेगा। 258 नंबर आर्टिकल जो है ना वो थोड़ा सा यूनिक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुछ परिस्थितियों में स्टेट को यानी सेंटर से कुछ पावर्स दी जाती है। कुछ परिस्थितियों में कुछ ऐसी स्थिति आएगी जब संघ के द्वारा राज्यों को अपनी पावर्स दे दी जाती है, वो आपको आर्टिकल 258 में लिखा हुआ मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि कुछ दशाओं में राज्यों को शक्तियां आदि प्रदान करने की केंद्र की जो शक्ति है वो आपको आर्टिकल 258 में मिलेगा। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? वर्ष 1951 में, वर्ष 1952 में, 1957 में, 1962 में। देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैं जितना बोल रहा हूं वो मैं लिख क्यों नहीं रहा हूं। तो ये हम सीरीज शुरू किए हैं क्विक रिवीजन का, तो इसमें बस हम लोग रिवीजन मोड में रहेंगे। इसमें बहुत ज्यादा लिखने के ऊपर हमारा फोकस नहीं होगा। हाँ,
इसका हम लोग डिटेल में एक अलग से एमसीक्यू सेशन लेकर के आएंगे, जिसमें एक एक चीज लिख करके आपको करवाया जाएगा। वो लंबा वीडियो होगा, ये हमारा शॉर्ट वीडियो है, ये क्विक रिवीजन सीरीज है। यानी आप कहीं पे भी खाना खाते समय, घूमते समय, कहीं पे आराम कर रहे हैं, तो आप बैठ करके फटाफट से कुछ क्वेश्चंस रिवीजन कर ले, इस मोटिव से बनाया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद कब बनाया गया? तो ये पहली बार 1952 में बना। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में कह रहा है, ऑप्शंस को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वतंत्रता के पहले जो ऑप्शंस होंगे वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे सभी ऑप्शंस जो है वो बाद के हैं, तो यहाँ पे तो क्लियर है। अब सवाल उठ सकता है कि ये बताइए, सचिव का जो पद है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, यानी सचिव किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो नियुक्ति होता है पीएम के द्वारा। और सवाल दूसरा ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए, आखिर सचिव का कार्य क्या होता है? तो सचिव का कार्य होता है कैबिनेट मंत्री और पीएम की सहायता करना। पीएम की सहायता करना। आपको क्या लगता है, आप सभी लोग भी जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे मंत्री बनते हैं जिनको उस डिपार्टमेंट का समझ ही नहीं होता है, ठीक है। अब कभी कभी आप देखिएगा कि स्वास्थ्य मंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को बना दिया जाए जिसको किसी भी तरीके का नॉलेज नहीं, या फिर ऐसे भी सीन्स आपने देखे होंगे कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मंत्री बन जाता है। अब वो कैसे हैंडल करेगा पूरा का पूरा जो मंत्रालय है वो, तो उसके लिए क्या होता है, ये ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं सचिव, और उनके अंदर में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं जो इन सबको हैंडल करते हैं। मंत्री तो बस कहने के लिए काम करते हैं, सिग्नेचर के लिए काम करते हैं। इवन पीएम जो है वो भी सारे डिसीजंस जो है ना, वो उनके पीछे दूसरे कोई लेता रहता है, पीएम सिर्फ सामने रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1952 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह अनुच्छेद 352 में, 74 में, 356 में, या फिर अनुच्छेद 76 में। देखिए हमारे संविधान में जब पूरा संविधान आप पढ़ लीजिएगा तो सिर्फ एक ही जगह ऐसा है जहां पे एक शब्द है मंत्रिमंडल जो लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि कैबिनेट वर्ड सिर्फ एक जगह पे लिखा हुआ है। वो कौन सा वो आर्टिकल है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, अगर आप इसका आंसर कर रहे हैं कि आर्टिकल 352 में, तो आप करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यह है तो 1975 में जो इमरजेंसी लगाया था इंदिरा गांधी ने, उस समय बिना किसी से बातचीत किए ही इमरजेंसी लग गया था। तो उसके बाद में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनती है और तब 44वां संविधान संशोधन किया जाता है, 1978 जब आता है, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है कि इसमें आर्टिकल 352 में संशोधन किया जाता है, और यह लिख दिया जाता है कि जब तक मंत्रिमंडल लिखित परामर्श पर यह नहीं कहेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाना चाहिए, तब तक नहीं लगेगा। तो यही एकमात्र आर्टिकल है जहां पे मंत्रिमंडल लिखा हुआ है। अदरवाइज पूरे संविधान में मंत्री परिषद वर्ड लिखा हुआ है। मंत्री परिषद आपको जगह जगह लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मंत्रिमंडल जो कैबिनेट होता है वो सिर्फ एक ही जगह लिखा हुआ आपको मिलेगा, और वो भी 44वें संविधान संशोधन का देन है। ये आपको याद में रखना है, ठीक है। बाकी के आर्टिकल्स भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 74 जैसे ये कहता है कि प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जिक्र तो यहीं पे हो जाता है कि भारत में एक मंत्री परिषद होगा जो प्रधानमंत्री की सहायता करेगा। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, डिस्कस कर लिया हमने। और आर्टिकल 76 जो है वो अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी से संबंधित है, ये भी आपने पढ़ा होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दो स्टेटमेंट आपके सामने रखा गया है और पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होगी। तो आप जानते हैं कि यह स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री में निहित नहीं होता है, ये तो राष्ट्रपति में निहित होता है ना। जब आप आर्टिकल आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 53 का 1, तो उसमें क्या लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा राष्ट्रपति इसका प्रयोग स्वयं के द्वारा या फिर अपने द्वारा नियुक्त किसी अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा कर सकता है। यानी राष्ट्रपति चाहे तो ये जो शक्ति है कार्यपालिका शक्ति, उसका प्रयोग खुद भी कर सकता है या फिर इन्होंने जिसको नियुक्त किया है उसके माध्यम से ये कर सकते हैं। तो जैसे आप देखते हैं ना, राज्यपाल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, कैग, या फिर आप देखते हैं पीएम, इन सब के माध्यम से ये अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं। नाम तो राष्ट्रपति का ही होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा।
प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, यहां पे ये गलत हो गया। देखिए यहां पे एक टर्म यूज हुआ है सिविल सेवा बोर्ड, ठीक है। तो दो चीजें यहां पे ध्यान रखिएगा, सिविल सेवा बोर्ड जो है ना वो किसके अंडर में आता है, ये सवाल पूछेगा तो अंडर में बताइएगा, पीएमओ के अंडर में आता है, यानी प्रधानमंत्री का ऑफिस जो होता है, कार्यालय जो होता है, उसके अंतर्गत आता है ये सिविल सेवा बोर्ड। लेकिन सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पदेन अध्यक्ष जो होता है वो आपको कैबिनेट सचिव होता है, यानी कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो इसका पदेन अध्यक्ष जो है वो होता है। और अभी हमने पढ़ा कि कैबिनेट सचिव की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है कि सिविल सेवा बोर्ड जो है वो पीएमओ के अंदर में आता है, ये ठीक है, लेकिन इसका अध्यक्ष जो है वो कैबिनेट सचिव होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि कैबिनेट ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं जो वास्तव में सारी पॉलिसीज जो है वो बनाते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। और लागू भी ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो लागू करने नहीं आते हैं, और न ही उनके द्वारा इन सभी नीतियों को बनाया जाता है, बनाते भी हैं ब्यूरोक्रेट्स और लागू भी करते हैं ब्यूरोक्रेट्स। तो ये था आज का हमारा ये वाला क्विक रिवीजन सीरीज का दूसरा सेशन, और मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा और ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।